गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो ये कल जो आपका टेस्ट था बायोलॉजी पेपर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, तो उसको चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो थर्ड नंबर से स्टार्ट है। देन इसका फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, हाउ मेनी ग्रुप्स डिड Aristotle divide the animals on the basis of presence or absence of RBC। तो इसका हिंदी में हुआ कि अरस्तु ने आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जानवरों को कितने समूह में विभाजित किया था। तो देन सिंपली इसका आंसर 2 होगा, ठीक ना। 2 भागों में डिवाइड किया था, तो बी नंबर आंसर इसका सही होगा। देन 4 नंबर को डिस्कस करते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इसका मीनिंग असली में है कौन सबसे पहले ये अटेम्प्ट किया था कि सबसे पहले बेसिक साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किसने किया था। देन सिंपली इसका आंसर जो है विटाकर होगा। देन 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक। एरिस्टोटल क्लासिफाइड द प्लांट्स इनटू हर्ब्स सब्स एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ। एरिस्टोटल ने किस बेसिस पर जो है हर्ब्स सब्स और प्लांट को डिवाइड किया था कि ये जो है इतनी हाइट वाला हर्ब्स है, ये जो है सब्स है और ये ट्री है, किस आधार पे डिवाइड किया था। तो ये फिजियोलॉजिकल बाहरी या फिर आप कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर या फिर फिजिकल कैरेक्टर को देख के बताया था, ठीक ना। क्योंकि अच्छा ये जो है इसकी हाइट इतनी है, इसका ये कंडीशन है, इसके लिप्स ऐसे है, तो उसको लेके बताया गया था। तो इसका आंसर होगा 5 का आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक। 6 का आंसर बताते हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। 2 साम्राज्य वर्गीकरण के आधार ये वर्गीकरण के बीच अंतर नहीं करता है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसमें क्या करते हैं, क्या कि इसमें सारे आपको जितने भी हैं आपको दिए गए ऑप्शंस में सबको पढ़ना और जो मोर अप्रोप्रिएट लगे उसी में टिक लगाना है आपको, ठीक। तो 6 का आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप चलते 7 पे चलते हैं। इन विच वे विटाकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किस ईयर में विटाकर ने 5 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या ही बताना, 1959, ये तो सब जानते हैं। विटाकर के किंगडम को क्या कहते हैं, विटाकर के किंगडम में कौन कौन सी चीज़ आते हैं, ठीक। विटाकर के किंगडम में क्या क्या आता है, मोनरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटिया आता है, एनिमालिया आता है, मतलब 4 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था विटाकर का, है ना। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑल ऑफ दिस। देन 9 पर हाउ मेनी मेन क्राइटेरिया वेयर यूज्ड बाय विटाकर फॉर क्लासिफिकेशन। कौन कौन से कितने क्राइटेरिया को लेकर विटाकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 9th का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। सॉरी था मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय विटाकर फॉर क्लासिफिकेशन। कितने क्राइटेरिया को यूज़ किया था, आई थिंक 5 क्राइटेरिया को यूज़ किया गया था। तो डी नंबर ऑप्शन होगा। जैसे उसमें था सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। तो आई थिंक 9 का डी होना चाहिए, है ना। अब 10th में चलते हैं। इन अर्लियर क्लासिफिकेशन like 2 kingdoms, the following are included in plant: bacteria, blue algae, fungi, mosses and ferns, gymnosperm and bacteria। मीन्स इसका है कि वर्गीकरण से पहले निम्नलिखित पौधों में शामिल है बैक्टीरिया, हरे नीले शैवाल, कवक, मांस और फर्न और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। देन बी आंसर होगा 2 और 3, है ना। मास ऑफ फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांटी में थे, है ना। अब 11th पे चलते हैं। व्हाट इज कॉमन टू बैक्टीरिया, मोसेस एंड फंगस। क्या कॉमन है बैक्टीरिया, मोसेस और फंगस में क्या कॉमन है, ठीक। तो इसमें
ये दोनों मोसेस फंगाई और बैक्टीरिया तीनों से ऑटोट्रॉपिक है। ठीक, देन 11th का सी आंसर होगा। इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ई दिया गया मिस प्रिंट हो गया। ठीक, 12th का आंसर है ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स आर पुट अंडर डैश किंगडम। ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप आर पुट अंडर डैश किंगडम, किस किंगडम के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ग्रुप आते हैं? तो 12th का डी, प्रोटिस्टा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ग्रुप आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, प्लांट प्रोटिस्ट किंगडम प्रोटिस्टा कॉन्टेंट्स, किंगडम प्रोटिस्टा क्या कंटेंट करता है? ठीक, देन 30 का आंसर डी होगा, सारा चीज़ होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाता है, किंग आता ही है, फंजाई तो आता है। सॉरी, किंगडम प्रोटिस्टा कॉन्टेंट्स, किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। देन 13 का आंसर सी होगा। ओके, देन 14 क्लाइमेडोमोनास, कोलेरेला, क्लोरेला, पारामीशियम एंड अमीबा आर प्लेस्ड इन विच किंगडम ऑफ व्हिटाकर क्लासिफिकेशन। पारामीशियम, अमीबा, क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला को किस में रखा गया है, किस किंगडम में रखा गया है? तो जाहिर सी बात है 14 का जो आंसर होगा वो डी होगा, प्रोटिस्टा होगा, है ना। 14 का आंसर क्या होगा? डी होगा, प्रोटिस्टा होगा। ठीक, 15 ऑफ फाइलोजेनी रेफर्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, अभी ऊपर हमने बताया ना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो फाइलोजेनी क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। देन 15 का डी आंसर होगा। ठीक, हम 16 पे आते हैं। फिर 16 पे आते हैं, द किंगडम मोनेरा कॉन्टेंट्स, किंगडम मोनेरा क्या कंटेंट करता है? किंगडम मोनेरा में इन पांचों में कौन सा चीज़ आता है? तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया आता है, मोनेरा में बैक्टीरिया ही आता है ना। अब 17 पे द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सबसे ज़्यादा एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा? बैक्टीरिया। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर यूग्लिनॉइड्स आर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होता है यूग्लिनॉइड्स में। बी नंबर में फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजिला एंड प्रेजेंस ऑफ पेलिशल ऑन द सेल। ठीक, तो कौन सा इसमें जो है राइट आंसर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है यूग्लिनॉइड का? यूग्लिनॉइड कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर होता है जिस ऐसा फीचर जिससे ये सिर्फ यही पता चले कि हाँ ये जो है ये जो है ये चीज़ ही यूग्लिनॉइड्स है ना। ये चीज़ ही यूग्लिनॉइड्स है। ठीक, तो वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फीचर हैं इसमें? तो एक प्रेजेंस ऑफ एक तो बी होना चाहिए और एक डी होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ पेलिशिल ऑन द शेल। एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है पेलिशिल, जो उनके सेल के ऊपर रहता है। ठीक, और सेल वाल उसमें होती नहीं, एब्सेंस ऑफ सेल वाल होता है। और फोटोसिंथेटिक प्रेजेंस इन सनलाइट, ये तो प्लांट में भी होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो नहीं पाया। देन कौन सा आंसर होगा? 18 का आंसर होगा बी। ठीक है, अब 19 में चलते हैं। यूग्लिना प्रोसेस ऑल एक्सेप्ट, यूग्लिना जो होते हैं इसमें सारा चीज़ होते हैं और क्या नहीं होता? ठीक है ना। यूग्लिना पोसेस ऑल एक्सेप्ट, तो दो इक्वल फ्लैजिला नहीं होता, एक लेटरल फ्लैजिला होता है और एक डॉर्सिवेंट्रल फ्लैजिला होता है। एक साइड साइड में होता है और एक लास्ट में टेल पे फ्लैजिला होता है। तो ये दो इक्वल फ्लैजिला नहीं होता है यूग्लिना में। ठीक, तो 19 का हो जाएगा टू इक्वल फ्लैजिला यानी बी। द रेड टाइड ऑफ, बिकॉज ऑफ, रेड टाइड किस कारण से होता है? रेड एल्गी के कारण? नहीं, बिल्कुल नहीं, रेड एल्गी के कारण रेड टाइड नहीं होता है। ठीक, गैन्यूएल एक्स, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। जो बी नंबर है वो लाल ज्वार के कारण होते हैं, गॉनवेल्यूलैक्स। ठीक है, 21 हैबिटेट ऑफ यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड का हैबिटेट क्या है? हैबिटेट यूग्लिनॉइड्स कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक, फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, मतलब ठहरा हुआ पानी जो फ्रेश हो उसी में यूग्लिनॉइड्स पाया जाता है। ठीक, तो कहीं अगर यूग्लिनॉइड्स पाया जाए किसी भी पॉन्ड में, किसी भी एक छोटे से, या तो आप कह सकते हैं स्विमिंग पूल में तो नहीं होते हैं, उसमें पानी को बदला जाता है, स्विमिंग पूल तो नहीं कर सकते, जैसे पॉन्ड। ठीक है ना, अगर किसी पॉन्ड में हो यूग्लिनॉइड्स, ओके, तो उसको क्या कहते हैं? वो पानी जो होता है पीने लायक होता है, यानी मतलब वो पानी फ्रेश होता है। ठीक ना, फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर होता है। ठीक, 22 नंबर में क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिनॉइड्स? यूग्लिनॉइड्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? आपको पता है यूग्लिनॉइड्स के पास क्या होता है? पेड़ पौधों के जैसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स पाए जाते हैं तो ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक, जो खुद का खाना खुद से ही बना ले। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करने का मतलब क्या? वो केमिकल एनर्जी को अपना
वो मतलब सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये खुद से अपना खाना खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, ऑटोट्रॉपिक हो गए। तो 22 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक। हम्म, अब इसमें पढ़ते हैं, बट इसमें एक पॉइंट है। आपने पढ़ा होगा, अगर एनसीईआरटी आपने ध्यान से पढ़ा है, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो किया है, तो बहुत सारे बच्चे कन्विंस हो गए होंगे मेरी बातों से कि हाँ हाँ सही बताया आपने। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि उसमें दिया गया है कि जब सनलाइट का प्रेजेंस जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करता है, यूग्लिनॉइड्स। ओके, देन इसका आंसर क्या होगा, जो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता हो, तो उसका आंसर क्या होगा, मिक्सोट्रॉपिक। एंड देन द 22nd का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक। अब 23rd एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। आई होप आपने ठीक से ये जो ऊपर जो दिया गया है रूल्स उसको फॉलो किया होगा, है ना। तो 23 का फर्स्ट क्या है, ठीक। पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ओके, स्टेटमेंट असर्शन क्या है, असर्शन में दिया गया है कीमोटैक्सोनॉमी इज क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल, और इसका रीज़न क्या दिया गया। एसेशन रीजन मेनली क्या होता है, एसेशन दिया गया कि एक सेंटेंस दिया गया है आपको, ठीक ना। मतलब ये सेंटेंस सही है या नहीं, ठीक। अगर ये सेंटेंस सही है तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है, रीजन में करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ठीक है। देन 23 का फर्स्ट में क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी इज क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक। और इसका रीज़न क्या दिया गया है, रीज़न दिया गया है साइटोटैक्सोनॉमी इज क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल। देन अब दोनों में कौन सा सही है, ठीक। या दोनों सही है, या ऊपर वाला सही है नीचे वाला गलत है, या फिर रीज़न सही है असर्शन गलत है, ठीक। दोनों में से कौन सा सही है। देन 23rd का आंसर हो जाता है, आप रिकॉल कीजिए, आपने पढ़ा है 23rd का आंसर क्या होगा, कीमोटैक्सोनॉमी को क्लासिफाइड किया गया है मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो 23rd का आंसर क्या होगा, 23rd का आंसर होगा बी। कीमोटॉक्सिनोमी को भी मॉलिक्यूलर लेवल पे क्लासिफाई किया गया है, और साइटोटॉक्सिनोमी को भी मॉलिक्यूलर लेवल पे सेलुलर लेवल पे क्लासिफाई किया गया है। लेकिन जो असर्शन दिया गया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो रीज़न नहीं है, ठीक। देन 23rd का आंसर हम बी किस लिए लिख रहे हैं, कि दोनों दो चीज़ हैं, असर्शन जो दिया गया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीज़न। देन 23rd का बी। देन 24 की बात करते हैं, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक एंड रीज़न इसका दिया गया है, बैक्टीरिया डू नॉट पोजेस अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हैम्बानिक और झिल्ली बाध्य कोशिका अंग है, ठीक। तो इसका 24th का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। 24th का आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। 24th का आंसर है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक। सॉरी, आपने तो एक्चुअली बता ही दिया है जो आपको आता था। तो बैक्टीरिया डू नॉट पोजेस ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और अगर दोनों रीज़न और असर्शन दोनों सही हो प्रोकैरियोटिक, तो उस प्रोकैरियोटिक सेल का ये तो डिफिनीशन ही है ना, कि जो सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है वही प्रोकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है क्योंकि बैक्टीरिया के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है और ना ट्रू न्यूक्लियस है। ओके, देन 24th का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, बोथ असर्शन रीज़न आर करेक्ट। And then 25 पे चलते, बैक्टीरिया ग्रुप फ्रॉम द फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप्स, कोकाई वेस्ली में फॉर्म क्लस्टर और चेन ऑफ अ डिफिनिट लेंथ, ठीक। इसका क्या दिया गया है, अभिकथन मतलब असर्शन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया कि बैक्टीरिया को उनके आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। बिल्कुल सही है, 4 श्रेणियों में बांटा ही गया है, ठीक। और इसका कारण क्या दिया गया, मीन्स रीज़न क्या दिया गया है कि कोकाई वेस्ली एक निश्चित लंबाई के या समूह श्रृंखला बना सकते हैं, ठीक। देन 25 का नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। कोकाई अलग चीज़ है ना, बेसिलाई अलग चीज़ है। ओके, कोकाई में कोकाई स्ट्रक्चर होता है, राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है। बेसिली में लंबा स्ट्रक्चर होता है, एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और ये दोनों मतलब मिल के कोई क्लस्टर फॉर्म कभी नहीं कर सकते, है ना। तो 25th का आंसर बी होगा, असर्शन सही है, रीज़न गलत है, ठीक। 26 पे चलते हैं, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे हैव नो सेल वॉल। देन 26 का आंसर तो बिल्कुल सही है ना। सही है कि गलत है, माइकोप्लाज्मा सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, उसका रीज़न क्या है कि दे हैव नो सेल वॉल। इसका रीज़न गलत है, माइकोप्लाज्मा सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन के, लेकिन इसके पास सेल वॉल भी होता है। नीचे में आप पढ़िएगा, लास्ट लाइन है एनसीईआरटी का दिया गया है, ठीक ना।
27 चलते हैं। वेक्टोरियल सेल असर्शन है। वेक्टोरियल सेल के ऊपर क्या होता है, ठीक। सॉरी, इसका अभी कथन है तो कुछ आई थिंक ये प्रॉब्लम है इसमें, कुछ सही से दिया भी नहीं गया होगा। अभी कथन है इसका, जीवाणु कोशिका सेलुलोज के ऊपर दीवार दीवार पादप कोशिका की तरह नहीं होती, कारण जीवाणु कोशिका भित्ति बनाती है। जीवाणु कोशिका भित्ति बनती है। अच्छा 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 अच्छा, इसका असर्शन दिया गया है बैक्टीरियल सेल वाला मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक। और इसका रीज़न ये है, रीज़न आप नोट कीजिए, रीज़न ये है कि सेल वाल आर नॉट लाइक दैट लाइक द प्लांट सेल, ठीक। बैक्टीरियल सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, बिल्कुल सही है। इसका रीज़न क्या है कि ये जो होता है प्लांट सेल के जैसा नहीं होता है। ये तो क्वेश्चन में है, मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे को मिसप्रिंट है या फिर आगे पीछे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं हम, ठीक। कभी नेक्स्ट में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा ग्रुप पे पोस्ट कर दिया जाएगा और उसका आंसर भी बता दिया जाएगा और एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया जाएगा। डोंट वरी, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी कीजिए। होप यू आर वेरी हैप्पी and you are enjoying these questions. Thank you very much.